2026 की शुरुआत में दुनिया भर के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक ही चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एआई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ इंजीनियर्स को नहीं बल्कि पूरी आईटी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। एक एआई कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद लोग कहने लगे कि जो काम पहले पूरी टीम करती थी अब वो एक एआई एजेंट अकेला कर सकता है। पहली बार तो ये बात सुनने पर थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई लग सकती है, लेकिन जब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज हायरिंग स्लो करने लगी, फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होने लगी, जब टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसे जायंट्स के बिजनेस मॉडल पर सवाल उठने लगे, तब लोगों ने इसे सीरियसली लेना शुरू किया। सवाल ये नहीं था कि एआई कोडिंग कर सकता है नहीं, सवाल ये था कि एक प्रोजेक्ट को पहले 50 इंजीनियर्स 6 महीने में कंप्लीट करते थे और अब वो प्रोजेक्ट सिर्फ 5 इंजीनियर्स और एआई की मदद से हो सकता है, तो बाकी 45 लोगों का क्या होगा। और इसी बीच जनवरी 2026 में एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया क्लाउड कोवर्क, एक ऐसा एआई एजेंट जो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि पूरा काम खुद करके देता है। और उसके बाद जो हुआ, उसने इंडिया के $300 बिलियन के आईटी सेक्टर के फ्यूचर को लेकर एक नई डिबेट खड़ी कर दी। तो क्या क्लाउड एआई ने सच में आईटी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है, या फिर हम एक ऐसे ट्रांजिशन के बीच में हैं जहां पुराने रूल्स तो खत्म हो रहे हैं और नए रूल्स लिखे जा रहे हैं। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे और वैल्यूएबल केस स्टडीज बनाने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज ला सके। देखो, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री जिस चैलेंज का सामना कर रही है वो अचानक से पैदा नहीं हुआ। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। आयरनिकली, जिस चीज ने इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा आईटी पावर हाउस बनाया, आज वही चीज उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनती नजर आ रही है, और वो थी एक बहुत बड़ा स्किल्ड और कंपैरेटिवली लो कॉस्ट वर्कफोर्स। पिछले लगभग 30 सालों से इंडियन आईटी इंडस्ट्री एक सिंपल मॉडल पर चल रही थी। अमेरिका और यूरोप की कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, मेंटेनेंस वर्क और टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस को आउटसोर्स करती थी। अगर किसी अमेरिकन बैंक को अपना सिस्टम अपग्रेड कराना होता था या फिर किसी यूरोपियन रिटेलर को अपना सप्लाई चेन डिजिटल बनवाना होता था, तो वो ये काम इंडिया के आईटी कंपनीज को दे देते थे। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल जैसे फर्म्स इन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती थी। इंजीनियर्स की टीम असाइन करती थी और क्लाइंट्स से बिलिंग करती थी। जितने ज्यादा लोग प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे उतनी ही ज्यादा बिलिंग होती थी और उतना ही ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू होता था। ये मॉडल इतना सक्सेसफुल था कि इसने लाखों जॉब्स क्रिएट की। हर साल कॉलेज से निकलने वाले हजारों फ्रेशर्स इन आईटी कंपनीज में रिक्रूट हो जाते थे, और ऐसे ही इंडिया धीरे धीरे ग्लोबल आउटसोर्सिंग का सेंटर बन गया। दुनिया भर की कंपनीज के लिए इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी टैलेंट का सबसे बड़ा हब बन चुका था। लेकिन इस मॉडल के अंदर एक ऐसी वीकनेस छुपी हुई थी जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। ये पूरा सिस्टम एक अजम्पशन पर टिका हुआ था, और अजम्पशन ये था कि सॉफ्टवेयर बनाने और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी। कि कोडिंग इंसान करेगा, टेस्टिंग इंसान करेगा, डॉक्यूमेंटेशन इंसान लिखेगा और रिव्यू भी इंसान ही करेगा। ऑटोमेशन अवेलेबल तो जरूर थी, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड थी, इसलिए किसी को नहीं लगता था कि ये फॉर्मूला कभी फंडामेंटली बदल सकता है। और फिर जनरेटिव एआई आया और धीरे धीरे उसने इंडस्ट्री की सबसे बेसिक अजम्पशन को चैलेंज करना शुरू कर दिया। अब एक इंजीनियर पहले के मुकाबले एआई की मदद से ज्यादा काम कर सकता है। कोडिंग फास्टर हो गई, टेस्टिंग साइकिल ड्रामेटिकली छोटी हो गई और डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना आसान हो गया। कई रेपिटेटिव टास्क जो पहले अलग टीम हैंडल करती थी, अब कुछ लोग और एआई टूल मिलकर कंप्लीट कर सकते हैं। ये किसी एक जॉब को रिप्लेस करने की कहानी नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी के एक लेवल पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में मेजर इंडियन आईटी फर्म्स की ग्रोस हायरिंग लगभग 1.7 लाख रही, जबकि पिछले 5 सालों का एवरेज करीब 2.3 लाख था। यानी सिर्फ एक साल में लगभग 60,000 कम लोग हायर किए गए। और ये तब हुआ जब कंपनी ने किसी लार्ज स्केल लेऑफ की अनाउंसमेंट भी नहीं की थी। असल बदलाव तो हायरिंग नंबर से भी ज्यादा गहरा है। पहले अगर किसी क्लाइंट को एक बड़ा सॉफ्टवेयर कंप्लीट कराना होता तो वो 70 से 80 इंजीनियर्स की टीम के लिए पेमेंट करने को भी तैयार होता था। प्रोजेक्ट्स लंबा चलता था और बिलिंग भी उसी हिसाब से होती थी। लेकिन आज क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बदल चुकी है। वो चाहता है कि छोटी टीम एआई की मदद से वही काम कम समय में कंप्लीट करे, और क्लाइंट के लिए तो फायदे का सौदा है क्योंकि उसकी कॉस्ट कम होती है और काम की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए इसका मतलब कुछ और है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट के लिए कम लोग चाहिए होंगे तो ऑफकोर्स बिलिंग भी कमी होगी, और जब बिलिंग कम होगी तो रेवेन्यू ग्रोथ का पुराना फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। यानी वर्कफोर्स साइज और कंपनी रेवेन्यू के बीच जो रिश्ता पिछले 3 डेकेड से इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। और इसी बदलते हुए एनवायरनमेंट में क्लाउड कोवर्क लॉन्च हुआ। टेक मीडिया ने कवर किया, सोशल मीडिया पर डिस्कशन हुआ, और ज्यादातर लोगों ने सोचा कि ये भी बस एक और एआई टूल है, क्योंकि मार्केट में पहले से ही चैटजीपीटी, जेमिनी, कोपायलट था, तो अब नया क्या है। इसका फर्क समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। सोचो एक नया ऑफिस ज्वाइन करने वाले 3 अलग लोग। पहला बंदा बहुत नॉलेजेबल है, आप कोई भी सवाल पूछो वो तुरंत जवाब देगा, लेकिन काम वो नहीं करेगा, सिर्फ बताएगा। दूसरा बंदा थोड़ा आगे है, वो एक स्पेसिफिक टास्क ले सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है, लेकिन हर स्टेप पर आपको उसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। लेकिन तीसरा बंदा इन सबसे अलग है, आप उसे केवल एक ऑब्जेक्टिव दो, वो खुद सोचेगा कि उसे कैसे क्या करना है, स्टेप प्लान करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और एंड में रिजल्ट भी लेकर आएगा। तो क्लाउड कोवर्क इसी कैटेगरी में आता है।
इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? मान लो किसी लीगल फर्म को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करना है 200 पेज का, मल्टीपल क्लोजेस, रिस्क असेसमेंट चाहिए। पहले ये काम एक जूनियर लॉयर या फिर पैरालीगल कई घंटों में करता था, लेकिन वही ट्रेडिशनल टूल से आप एक सेक्शन पेस्ट करते, इंस्ट्रक्शन देते और जवाब लेते और फिर अगला सेक्शन पेस्ट करते। लेकिन क्लाउड कोवर को आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव दो, जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क असेसमेंट करो और समरी रिपोर्ट तैयार करो, तो अब वो खुद डॉक्यूमेंट एक्सेस करेगा, रिलेवेंट सेक्शन आइडेंटिफाई करेगा, एनालिसिस करेगा और स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट डिलीवर करेगा। और यही चीज इंडस्ट्री के लिए सबसे अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि लीगल रिव्यू, फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन, एचआर डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लेंस रिपोर्टिंग, ये सब वो काम है जो इंडियन आईटी कंपनीज डिकेड से अपनी मैनेज सर्विस और बीपीओ ऑफरिंग में बेचती आई है। जब एक एआई सिस्टम ये काम इंडिपेंडेंटली हैंडल करने लगे तो क्लाइंट के पास एक ऑब्वियस सवाल आता है कि मुझे इतनी बड़ी टीम चाहिए ही क्यों। और एक और चीज थी जो कोवर को अलग बनाती थी, एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एसेंशियली वो ग्लू है जो एआई को कंपनी के एक्चुअल सिस्टम से जोड़ता है, सिर्फ फाइल्स नहीं बल्कि लाइव सिस्टम। आप कोवर को गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हो, जीमेल से, डॉक्यूसाइन से, फैक्टसेट से और कंपनी के इंटरनल डाटाबेस से। इसका मतलब एआई सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस नहीं करता, वो अब एक्चुअल एंटरप्राइज वर्क फ्लोज के अंदर काम करता है। फरवरी 2026 से ये एंटरप्राइज इंटीग्रेशंस ऑफिशियली अवेलेबल हो गई है। डाटा के अकॉर्डिंग एमसीपी अब 110 मिलियन मंथली डाउनलोड्स तक पहुंच गया है। मतलब ये सिर्फ अब एंथ्रोपिक प्रोडक्ट नहीं, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। और एक फैक्ट और, एंथ्रोपिक के बोरिस चाइल्डनी के मुताबिक कोवर का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा खुद क्लाउड कोर ने बिल्ड किया। 1.5 हफ्ते में एआई ने एआई बनाया। ये सिर्फ एक फन ट्रिविया नहीं था, इसने ये भी दिखाया कि डेवलपमेंट साइकिल कितनी तेजी से कंप्रेस हो सकती है अगर एआई काम में इन्वॉल्व हो। और इन्वेस्टर्स ने भी ये सब देखा और उनका रिएक्शन नंबर्स में दिख गया। फरवरी 2026 में कंपनी की वैल्यूएशन $380 बिलियन थी, लेकिन सिर्फ 3 महीने में मतलब मई 2026 में $65 बिलियन की सीरीज एस फंडिंग के बाद ये रिपोर्टेडली $965 बिलियन तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि एआई इकोनॉमी कितनी तेजी से एक्सपेंड हो रही है, जबकि ट्रेडिशनल एआई सर्विस मॉडल प्रेशर में है। तो क्या आईटी इंडस्ट्री खत्म हो रही है? सीधा जवाब है नहीं। रियलिटी दोनों एक्सट्रीम के बीच में है और वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले वो नंबर्स देखते हैं जो ओपनली विजिबल है। टीसीएस का एम्प्लॉय हेड काउंट FY26 में 6,07,979 से गिरकर 5,84,519 रह गया। एक साल में 23,460 से ज्यादा लोगों की कमी। तो 5 आईटी फर्म्स में कंबाइंड हेड काउंट FY25 में बढ़ा था और FY26 में उल्टा हुआ। टीसीएस जिसने पहले एवरेज 40,000 फ्रेशर्स एनुअली हायर किए थे, अब की बार सिर्फ 25,000 कैंपस ओपर्स तैयार किए हैं। ग्रोस हायरिंग टॉप 5 फर्म्स की FY26 में 1.7 लाख है, जो 2.3 लाख के 5 साल के एवरेज से काफी नीचे है, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। और ये सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है। जून 2026 में एक्सफिनो के टैग जॉब आउटलुक ने एक वरिंग पिक्चर दिखाई। एक्टिव टेक्नोलॉजी हायरिंग डिमांड गिरकर सिर्फ 93,000 ओपनिंग के आसपास रह गई, जो 28 महीनों का सबसे लो लेवल था। हायरिंग डिमांड एक महीने में 14% और साल दर साल 17% तक गिर चुकी थी। सबसे बड़ा झटका एंट्री लेवल कैंडिडेट्स को लगा, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी सबसे तेजी से कम होती नजर आई। ये फिगर सिर्फ मार्केट स्लो डाउन से एक्सप्लेन नहीं होते। टीम लीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा का ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि साइक्लिकल नहीं, स्ट्रक्चरल करेक्शन है। फर्क समझे, साइक्लिकल मतलब टेम्पोरेरी, रिसेशन आता है, कुछ क्वार्टर्स मुश्किल रहते हैं, फिर रिकवरी होती है और हायरिंग वापस नॉर्मल हो जाती है। वहीं स्ट्रक्चरल मतलब रूल्स खुद बदल गए। अगर रिकवरी आएगी भी तो पहले जैसे नहीं होगी, उस काम के लिए ज्यादा लोग नहीं चाहिए होंगे। क्लाइंट अब आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मांग रहे हैं। मुझे 60 इंजीनियर्स दो की जगह मुझे डिलीवरेबल दो, जितने से भी हो। आईटी कंपनीज के लिए ये एक फंडामेंटली अलग नेगोशिएशन है। रेवेन्यू और हेडकाउंट का लिंक टूट रहा है और अभी तक बिजनेस मॉडल ने इसका कोई सॉलिड अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा। इसलिए टीसीएस के चेयरमैन का स्टेटमेंट इतना नोटिस हुआ। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास अगले 3 सालों में ह्यूमन एम्प्लॉयज जितने एआई एजेंट्स हो सकते हैं। अब चाहे आप इसे एम्बिशियस रोड मैप मानो या फिर वार्निंग। और यहाँ एक चीज तो क्लियर है, जो लार्ज स्केल फ्रेशर हायरिंग वाली इमेज थी वो ऑलरेडी शिफ्ट हो रही है, लेकिन दोनों साइड से। नेस्कॉम के एस्टिमेट्स के मुताबिक FY26 में इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर ग्रोथ कंटिन्यू रहा था। एआई से जुड़ी रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन वो अभी भी पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक हिस्सा थी। दूसरी तरफ जून 2026 में एसेंशियर की वीक गाइडेंस के बाद इन्फोसिस और टीसीएस शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट इसे किसी परमानेंट कोलैप्स की जगह एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन के रूप में देख रहे हैं। अब मार्केट में नए रोल्स आ रहे हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, एआई इंटीग्रेशन, डाटा इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट आर्किटेक्चर, एआई ऑडिट। ये सब रोल है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे या फिर बहुत छोटी स्केल पर थे। डिमांड खत्म नहीं हुई, बस डायरेक्शन बदली है। जो कंपनीज और प्रोफेशनल्स एआई को अपने वर्क फ्लोज में जेन्युइनली इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्लाइंट के लिए ज्यादा वैल्यूएबल बन रहे हैं। कम लोग, बेटर आउटपुट, फास्टर डिलीवरी। और यही इस पूरी कहानी का कोर टेंशन है। तो क्या क्लाउड एआई ने आईटी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है? नहीं, लेकिन उसने एक बात क्लियर कर दिया है कि अब आईटी इंडस्ट्री के पुराने रूल्स काम नहीं करने वाले। आज कंपनी ज्यादा लोगों को हायर करने की रेस में नहीं, बल्कि कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट देने की रेस में है। एआई ने जॉब से ज्यादा बिजनेस मॉडल को चैलेंज किया है।
अब देखना ये होगा कि इंडियन आईटी कंपनीज और प्रोफेशनल्स इस बदलाव को कितनी तेजी से अडेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में फ्यूचर उनका होता है जो चेंजेस को सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या क्लाउड आईटी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर पाए, और आप एआई के किस फील्ड को चूज करोगे ताकि आपका फ्यूचर एआई से सिक्योर हो सके? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं एक और नई केस स्टडी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज ला सके।